हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी विद श्री में सभी का स्वागत है। तो आज की जो से वीडियो होने वाली है, जो आपने थंबनेल देख ही ली होगा कि लास्ट 10 दिनों में 30 से 40 नंबर कैसे स्कोर करें। तो देखो, अब मतलब अब आपको पता है मेंस आ गया है, अपनी डेट आ गई है और एक दो रीजन के तो एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गए हैं आज, जैसा कि ठीक है। तो अब मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रहा, 8-10 दिन रहे हैं, तो अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा होगा आपके माइंड में कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये सब कुछ करने का मन कर रहा होगा। ठीक है, तो अब ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं होना है कि अब भाई अब इतना कम इस टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूज लेना है कि ऐसे क्या करे कि अब अपना स्कोर एकदम से बहुत बूस्ट हो जाए। ठीक है, मतलब अपने स्कोर अच्छा कर पाए एग्जाम में। यहाँ मॉक टेस्ट में करने से कोई मतलब नहीं है, अपना रिजल्ट आना चाहिए एग्जाम में और अपने को ऐसा ही चीज़ करनी है। ठीक है, तो आज की जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरे पर्सनल बेसिस पे बना रहा हूँ, मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा। अगर आपको अच्छी लगे तो देखना पूरी वीडियो, और रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार छोटी सी वीडियो देख लेना, अगर आपको हो सकता है कोई बात अच्छी लग जाए, कहीं आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो कि अब देखो, जो नाउ टाइम टू रिवाइज ऑल दैट विच यू हैव रीड येट, कि मतलब अब कोई नया पढ़ने का ऐसा कोई टाइम नहीं था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रीवियस में कि भाई नया कुछ भी मत पढ़ो, बंद कर दो, सब कुछ जो पढ़ा है अभी तक उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, अभी जैसे आपने देखो, ये एक तो है कि आपने मतलब पढ़ रखा है, पूरा सिलेबस कर रखा है। ठीक है, तो आपको रिवाइज करना है। एक कुछ होंगे कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, अब वो बोले कि अब हम क्या करें, तो देखो उनका कोई इलाज नहीं। अब 10 दिन में कोई पहाड़ नहीं उखाड़ सकते। हाँ, जिन्होंने पढ़ रखा है, अब उनके वो एक बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप अपने अंदर। ठीक है, उनको अभी एक वर्ड क्या है, रिवाइज करना। अब रिवाइज भी कैसे करना है, अब ये तो है नहीं पूरा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट सिलेबस है, तो वो पूरा कंप्लीट होगा भी नहीं रिवाइज। अब उसको कैसे इफेक्ट करना है रिवाइज, ये भी देखना है। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या है, 6-7 चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो पहली है कि मैथ में क्या है कि थ्योरी फॉर्मूले। ठीक है, सेकंड है इंग्लिश, तो अब पेपर में तो आएंगी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये 4 चीज़ें आएंगी। लेकिन उसके अलावा 2 चीज़ें और है, एक कंप्यूटर है और एक टाइपिंग स्पीड है। ठीक है, अब मैं इनकी सबकी सेपरेटली एक एक की बात करूंगा। ठीक है, तो आप पूरा देखना वीडियो को, कहीं भी स्किप मत करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले मैथ पे फर्स्ट ऑफ। तो देखो मैथ में क्या आता है कि मतलब मैथ में एक तो थ्योरी होती है, जैसे एडवांस पोर्शन हो गया, उसमें ज्योमेट्री होगी, ट्री होगी, मेंसुरेशन होगी, नंबर सिस्टम होगा। तो इनमें क्या है, कंसेप्ट होती है, थ्योरी होती है। ठीक है, तो आपको इनकी थ्योरी याद करना है और सभी मतलब जो भी रूल्स है, कंसेप्ट है, वो एक एक अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में बैठो फिर अपन रिवाइज करने लगे, उनको याद करने लगे। वहाँ पे जब क्वेश्चन देखे तो अपने हिंट करना चाहिए सीधा कि इसमें ये लग रहा है, तो वो फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करने में अपने को टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में चाहे डिविजिबिलिटी रूल हो, चाहे यूनिट डिजिट निकालना हो, जैसे यूनिट डिजिट निकालना हो, ठीक है, तो वहाँ पे अपने को भाई कंसेप्ट याद कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसे होगा कि इसमें 4 से डिवाइड करके देखेंगे क्या रिमाइंडर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि हाँ कि रिमाइंडर देखना है, ठीक है, यूनिट डिजिट देखना है, तो ऊपर पावर में 4 से डिवाइड करना है, तो अपने याद आना चाहिए तुरंत। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ो। और अर्थमेटिक एंड एडवांस फार्मूला, तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अर्थमेटिक में हो गए जैसे सीपी हो गया, सीपीएसपी हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इनमें जो फॉर्मूले हैं वो बेसिक से फॉर्मूले कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूले, तो वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सेकंड, एडवांस में जैसे एलजेब्रा में फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, तो एलजेब्रा के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और ट्रिगो में भी होने चाहिए। तो आपको मतलब काफ़ी इंप्रूव होगा अगर जब जितने अच्छे से आपको ये चीज़ याद होंगी ना, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। वहाँ आपको सोचने का टाइम कम होगा, और जब सोचने का टाइम कम होगा तो आपकी टाइम मैनेजमेंट होगा, वहाँ पे टाइम आपके पास बचेगा। ठीक है, अब आज ये तो हो गया आपने रिवाइज करने का। ठीक है, तो इन चीज़ों को रिवाइज करना है। लास्ट 10 डेज में क्या करना है, इन चीज़ों को रिवाइज करना, ना कि पूरे क्वेश्चन जो अभी तक पहले करते आए थे उनको क्वेश्चन सोल्व करना है। सिर्फ ये चीज़ें सोल्व करनी है, सॉरी ये चीज़ें करना है रिवाइज में। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है कि जैसे सोल्व अगेन मॉक टेस्ट रॉन्ग क्वेश्चन, जैसे अभी तक आपने जो मॉक टेस्ट लगाए थे ना, उनमें जो मैथ के क्वेश्चन गलत हुए थे, अब उनको सोल्व करो एक बार आप, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत हुए ना उनसे आपको पता चलेगा वो क्वेश्चन गलत हुआ, इसका मतलब आपको नहीं आता था। ठीक है, तो आप उसको एक बार रिवाइज करो कि वो दोबारा ना गलत हो। ठीक है, तो वो आपका, क्योंकि हाँ जहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है इसका मतलब यही है कि आपको वो सेक्शन वीक है। ठीक है, वो पार्ट आपका वीक है। ठीक है, तो उसको रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ येट नॉट हैव डन प्रीवियस ईयर ऑफ मेंस देन डू इट। अगर आप तक अभी तक आपने क्या है कि प्रीवियस ईयर नहीं किया है मेंस का, जैसे मैथ के, तो 2017 के बाद की एक बार अगर नहीं किए तो देखो करना है। अभी 8-10 दिन है, फिर भी एक एक सेट लगाओगे तो 8-10 सेट तो हो ही जाएंगे, और जिसने कर लिया उसका बेस्ट है। ठीक है, नहीं किया हो तो वो एक बार कर लो। ठीक है, और फिर भी अगर जैसे किसी किसी का क्या है कि मैथ में सेक्शनल मतलब मैथ में इसको डाउन रहता है, बाकी में सब में ठीक रहता है,
किसी का मैथ में ज़्यादा डाउन रहता है, तो उसको भाई मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्पेशली मैथ के जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं ना वो ज़रूर दो, ठीक है। और उससे टाइम लगा के दो, टाइम में, ठीक है। उस टाइम में कोशिश करने की, पूरा कोशिश करने की कोशिश किया करो कि 30 के 30 क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट हो, चाहे उसमें से हो आपसे 25 ही, लेकिन आप एक राउंड में पूरा उस 30 मिनट में एक बार तो 30 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ। और लास्ट में हो सके तो टाइम बचे तो फिर उनको दोबारा रिवाइज करो, जो बच गए ना उनको फिर अटेम्प्ट करो। तो ऐसे करना है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या करना है, देखो इंग्लिश में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वोकैब और एक ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर में तो अपने पास नोट्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, कंजक्शन, जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर के सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको रिवाइज कर लेने हैं, इनके नोट्स, रूल्स वगैरह, ठीक है, अच्छे से, कि आपको वहाँ पता याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कहाँ क्या रूल लग रहा है, कि रूल सोचने में टाइम ना लगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड है वोकैब। तो आपको देखो वोकैब में भी क्या करना है कि पुरानी वोकैब को पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, सॉरी नई वोकैब को नहीं पढ़ना। अब पुरानी वोकैब भी पढ़ी ना, आपको उसको पढ़ना है, अब उसको भी पढ़ना हो सकता है क्योंकि वोकैब तो बहुत पढ़ी है, तो उसमें जो आपने लग रहा है ना, अब देखो पूरा नहीं पढ़ो, बस उसमें लग रहा है ना कि जो जो हाँ मेरे को ये याद नहीं है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। सारी पूरी ईडीएम, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सबको रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी ने प्रीवियस ईयर कर लिए तो बेस्ट है, नहीं किए तो भाई 2017 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर इंग्लिश के कर लो, ठीक है। उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि पेपर में लगभग सेम वैसे ही आते हैं कंसेप्ट में, ठीक है। तो उससे एक आपकी मतलब पेपर के प्रति वो बनेगी, थोड़ी साइकोलॉजी चेंज होगी कि भाई ऐसा आ रहा है। अभी तक आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट में तो क्या है कि नए क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको पता नहीं होता कि कैसे आएंगे, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर दोगे तो पता चलेगा कि सेम सा ही पैटर्न रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता, एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वैसे ही आएंगे, ऐसा कोई खास चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। बस थोड़ा सा हो सकता है इस बार टाइम ज़्यादा दे रखा है इंग्लिश में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते, वरना कोई नहीं है, इंग्लिश वैसे ही पहले से ही डिफिकल्ट रहती है, ठीक है। अब आती है बात रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग में देखो ज़्यादातर सबका हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, तो जितना मुझे लगता है, क्योंकि रीजनिंग में किसी को दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है, तो देखो रीजनिंग में दिक्कत कहाँ पे आती है, एक तो ये होता है नंबर सीरीज होता है, और एनालॉजी, मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्हीं में आती है। तो आप एक काम कर सकते हो कि इनके प्रीवियस ईयर सोल्व कर लो। अभी टाइम है, 8-10 दिन है, तो 3-4 दिन में, 4-5 दिन में हो जाएंगे इनके, ठीक है। तो प्री प्री के सोल्व कर लो, या फिर सीपीओ वगैरह में आए हुए हैं जो, उनको सोल्व कर लो, ठीक है। एक तो ये होगा। और जैसे कुछ कैलेंडर हो गया, डाइस एंड क्यूब हो गया, स्लोगिंग हो गया, और फिगर काउंटिंग हो गया। तो इनमें क्या है कि ट्रिक्स होती हैं, कुछ कुछ आपने लिखी भी होंगी, ठीक है। आपने जब पढ़ा होगा किसी भी टीचर से, जहाँ से भी, तो आपको बताया होगा उन्होंने। तो एक बार ये ट्रिक वगैरह को रिवाइज कर लो भाई, ठीक है। इनको रिवाइज कर लो फटाक से। और फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको इसके सेक्शनल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। जैसे 4-5 दिन में ये चीज़ें कर लो, फिर उसके बाद में सेक्शनल मॉक टेस्ट दे लेना, जितने हैं जहाँ से भी आपने ले रखे हैं, ओके। बस ये करना है रीजनिंग में। ज़्यादा रीजनिंग में ठीक है, आएगी रीजनिंग, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई रीजनिंग में लगे हो, जितना है वेटेज उसके अकॉर्डिंग बहुत है। और किसी की वीक है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन, जीएस। अब जीएस तो आपको पता ही है, इस बार तो बहुत रामायण हो रही है जीएस के लेके, सबको डर लग रहा है जीएस से। तो देखो भाई, अब डरने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, डरो मत, आराम से जितना आएगा उतना करके आना, ठीक है। अगर किसी ने जी के पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, उसी को रिवाइज करो जिसने जो पढ़ा है उसने, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ी तो उससे तो कुछ होने वाले भी नहीं है। जिसने नहीं पढ़ी उसको भी बताऊंगा कि क्या करना है, उसका भी 5-10 क्वेश्चन हो सकते हैं आराम से सही, अगर वो करेगा, ठीक है। लेकिन जिसने पढ़ा है ना, वो तो अपना भाई जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो। अब 10 दिन है, उसमें पतला पतला थोड़ा, मतलब वो एक, ठीक है, ओवर ओवर ऊपर ऊपर से एक रिवाइज कर लो हल्का सा। और उसके बाद में क्या करना है, अब जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो वो आपको याद रखने की, जब ये बना था, ठीक है, तो क्या क्या मतलब काफ़ी फैक्ट्स होते हैं। आर्टिकल हो गए इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट हो गई। तो आर्टिकल में से फिक्स सही होता है भाई, हर बार क्वेश्चन आना, या फिर अमेंडमेंट में, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। एक होता है प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, इमरजेंसी, ठीक है, तो इन सब में से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। एक होते हैं इंपॉर्टेंट कमीशंस लाइक यूपीएससी फाइनेंस वगैरह, ठीक है। ये कमीशन है, जैसे यूपीएससी कमीशन कब बना, कौन से आर्टिकल में, और फाइनेंस कमीशन ऐसे कुछ हैं, ठीक है। कुछ पोस्ट भी हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, महान्यायवादी हो गया। तो ये चीज़ें देख लेना, एक बार गो थ्रू होना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें, अभी आप कर लो इनको, ठीक है। ये पॉलिटिक बात हो गई, ठीक है। और सेकंड आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री थोड़ा सा वास्ट है, इसमें देखो क्या है कि फर्स्ट में तो एनसीईआरटी में देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, बौद्ध और जैन रिलीजन, जिससे ज़्यादा मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहीं से होते हैं, ठीक है। मौर्यन एम्पायर हो गया, और फिर उसके बाद में मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत, जिसमें खिलजी तुगलक ज़्यादातर इनसे ही आते हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक और ये अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया दिल्ली सल्तनत में। और उसके बाद मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी में आता है जैसे अकबर वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा आते रहे, और औरंगजेब से, तो ये याद कर लेना, ठीक है। एक होता है फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर इंपॉर्टेंट फैक्ट ड्यूरिंग देयर रीग, यानी कुछ गवर्नर हैं, सॉरी गवर्नर हो गए, वाइसराय हो गए, ठीक है, सभी हैं, और उनके टाइम में मतलब कुछ काफ़ी स्टेप्स हुए थे, किसी के टाइम में क्या लग रहा है, किसी के टाइम में कौन सा लॉ आ रहा है, तो वो सब याद करने हैं आपको, ठीक है, एक बार उनको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि काफ़ी रेगुलेटिंग एक्ट भी आए थे, ठीक है, और आते रहते थे इनके, तो इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं, जैसे 1999 का है, 1935 से था, 1773 से बंगाल का गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब ये फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। 1858 का बहुत रिवाइज होता है कि भाई ब्रिटिश क्राउन को कब, कौन से एक्ट के तहत मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया था भारत का शासन, ठीक है, तो वो 1858 था। तो ये चीज़ें याद कर लेनी है, एक बार इनको गो थ्रू हो जाना है इससे। उसके बाद में आते हैं सारे ओल्ड रिवोल्ट एंड मूवमेंट, मतलब जितने भी विद्रोह हुए थे और आंदोलन हुए थे, ठीक है, तो वो सब कर लेने एक बार, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, क्यों गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए थे वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो सब देख लेने एक बार। और उसके अलावा भी ये काफ़ी क्या है कि स्टेटों में चले थे, जैसे आदिवासी वगैरह ने करते थे, जैसे संथाल विद्रोह हो गया, मोपला विद्रोह हो गया, ठीक है, अहोम विद्रोह हो गया, तो ऐसे इनको भी देख लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें ये पूछ लेता है कि कहाँ पे हुआ था और इनका लीडर कौन था, कौन नेता था, ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्ट्स, जैसे पर्सनैलिटी से मतलब है कि जिस गांधी जी थे उस टाइम, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और भी बहुत सारी थे, लोकमान्य तिलक है, और जैसे जेएल नेहरू हो गया, एमएन नेहरू हो गया, इन्होंने कमेटियां भी बनाई थी, किसने क्या कौन सी कमेटी बनाई थी, कौन कौन सी कमेटी का फाउंडर था, ठीक है, तो ये सब भी देख लेना है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ऑल इंस्टीट्यूट्स हो गया, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस, कांग्रेस के सेशंस जो थे मतलब कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले के जो चार थे, 1885, 1885, 1886 और 1807 और 1888, क्योंकि इन चारों में इनके जो सेशन के जो अध्यक्ष थे मतलब हेड थे, वो थे, एक तो पहले में थे दादा भाई नौरोजी थे, फिर उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, फिर जॉर्ज जुले और ऐसे थे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। इनमें से काफ़ी बार पूछते भाई पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे, और ऐसे, ठीक है, कहाँ पे हुआ था फर्स्ट, कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद में 1907 का पूछते हैं, 1906 का पूछते हैं, 1918 का, 1917 का पूछते हैं, जिसमें सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो आपस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जुड़ गई थी, ठीक है। 1920 का पूछते हैं, और महात्मा गांधी जी ने कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था, मतलब कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924। और सुभाष चंद्र बोस के पूछते हैं, ठीक है, 1938 में हरिपुरा में, तो ये इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, तो इनको याद कर लेना है। एक ये भी है कि फर्स्ट टाइम लेडी ने किस कौन से सेशन की वो की थी, अध्यक्षता की थी, तो वो था 1917 का था शायद, एनी बेसेंट ने। फिर उसके बाद कौन सी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो थी सरोजनी नायडू, 1925 का, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना है आपको, क्योंकि इनसे ये ज़्यादातर यही क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे और आपको देखने को यही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री की बात हो गई। अब चलते हैं ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, मैं पहले बता देता हूँ। अब ज्योग्राफी 10 दिन में अब इतना कुछ नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग भाई। देखो सीधी सी बात है, अगर उसमें कुछ फैक्ट्स हों, आपने कहीं लिख रखे हो, जिसने आपके टीचर ने लिखा है, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाना, अदरवाइज ज्योग्राफी अब रिवाइज होने वाला नहीं है। हाँ, बायो में देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी आप रिवाइज कर सकते हो, इतना टाइम है, जैसे सेल हो गया, मतलब कोशिकाएं हो गई, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और ब्लड से भी रिलेटेड है, और जितना मतलब शरीर का जितना सिस्टम है ना, उनसे रिलेटेड जो भी सारे पार्ट्स हैं वो सब आपको देख लेना है। रक्त परिसंचरण तंत्र तो देखना ही है। उसके अलावा हार्मोन्स वगैरह हो गए, प्रोटीन हो गए, इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। विटामिन से आते हैं, पूरा क्वेश्चन विटामिन से आते हैं। और बीमारी, डिजीज, यानी जो काफ़ी कि बैक्टीरिया से, वायरस से, ठीक है, फंगाई से, इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, तो ये सब आपको देख लेना, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर। तो ठीक है, तो जीके में क्या हुआ था कि एक जीके में 3 पार्टों में डिवाइड है जीके। एक तो अपनी जो जीके पॉलिटी सब्जेक्ट्स हो गए, उसके अलावा एक सेकंड है करंट अफेयर, और एक है थर्ड कर स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक करना है भाई। करंट अफेयर का फिक्स है 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये आप मानो या ना मानो 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं आपको गिना भी दूंगा जब पेपर होगा, क्योंकि काफ़ी कहते हैं भाई करंट से तो हमको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे ही, आप एक एक 2-2 घंटे की वीडियो देखते हो तो उससे भाई होने वाला है नहीं, सीधी सी बात है। करंट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी कंटिन्यूसली पढ़ते हो तभी करंट होता है,
ठीक है। और अब देखो कहाँ से कहाँ तक का करंट करना है आपको, जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2023 तक का ये करंट करना है। अगर हो जाए तो इस ये पूरा कर लो, अगर नहीं हो तो उसके अलावा जो मस्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, सितंबर 2022 से 15 फरवरी 2023, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं सितंबर 2022 से 15 फरवरी 2023 तक का। ठीक है, ये तो आप कर ही लेना। उसके अलावा जनवरी 2022 से कर लो तो वो और भी द बेस्ट है। ठीक है, अब इसमें करंट में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ मैं, इनकी सेपरेटली वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, बुक एंड ऑथर हो गया, डेज एंड थीम हो गया। इन पे बहुत, बुक एंड ऑथर का फिक्स होता है एक क्वेश्चन, डेज एंड थीम का भी एक फिक्स क्वेश्चन होता है, अपॉइंटमेंट का भी आता है, न्यू स्कीम का भी आता है। ठीक है, और जैसे कोई भी न्यू स्कीम हुई होती है या फिर जैसे कोई भी नए स्टेब्लिश हुई होती हो चीज़, जैसे अभी जैसे गुजरात में पवन टरबाइन का इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो ऐसी जो भी नई चीज़ होती है ना, कहीं भी कोई भी देश के किसी भी हिस्से में, ठीक है, तो उनके पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और वो आते भी हैं। ठीक है, अभी जैसे लेटेस्ट बजट आया है, ठीक है, तो हो सकता है जहाँ तक बजट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसमें। पद्म अवार्ड हो गए, पद्म अवार्ड पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। और भी जैसे जो बहुत अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, तो उन पे क्वेश्चन आते ही हैं, फिक्स आते ही रिपीट होते रहते हैं। तो ये तो हो गया करंट अफेयर। अब देखो करंट अफेयर कहाँ से करें, अगर आपने अभी तक कर लिया किसी सोर्स का आपको पता है, ठीक है, तो आप उससे कर रहे हो तो अच्छा है। नहीं है तो मैं आपको दो तीन सोर्स बता रहा हूँ। एक तो रवि स्टडी IQ GK, ठीक है, काफ़ी बेस्ट सोर्स है। और उसने वीकली भी है, वहाँ पे वीकली मिल जाएगा आपको, मंथली मिल जाएगा, वहाँ की PDF भी देते हैं वो, और ईयरली भी निकाला है उन्होंने। जैसे आपको पढ़ना हो, जैसे सही लगे वैसा कर लेना। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा मंथली वाला आप एक बार कर लेना, मंथली वाला। ठीक है, अब इतना ही टाइम है। उसके अलावा अभी गगन प्रताप सर ने भी एक PDF निकाली है, गगन सर ने उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और नहीं तो मैं आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, आप मेरे चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसके अलावा ये तो गई करंट अफेयर की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट जो अपना आता है स्टैटिक GK। ओके, तो अभी स्टैटिक GK में देखो क्या करना है कि आपको स्टैटिक GK अगर आपके पास नहीं है सोर्स, अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तब तो बेस्ट है, नहीं पढ़ रहे हो तो देखो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF डाली हुई है। वो मतलब मेरी नहीं है, मैं कहीं से भी, मैं सोर्स से जिस सोर्स से पढ़ा हूँ वो बहुत बेस्ट PDF है। उसमें मतलब एक बुक के टाइप में ही है वो, और काफ़ी पूरे स्टैटिक GK है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी जो भी मैंने मटेरियल डाला हुआ है, और भी काफ़ी डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप जहाँ से भी कर रहे हो, अगर वहाँ से, तो अपनी स्टैटिक GK की कर लेना। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, इससे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को श्योर है मिलेंगे ही मिलेंगे भाई। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इसके हो गए, 4-5 करंट के हो गए। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हो गए। तो आपके ये हो गई ना, तो आपकी GK में अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके बाद आती है लास्ट बात कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में देखो, आपको कंप्यूटर पढ़ लो, कंप्यूटर को इग्नोर मत करो भाई, सीधी सी बात है। ये क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग आपको अटका देगा। ठीक है, तो इसमें करंट बुक मैंने पहले भी बताई थी और अब भी बता देता हूँ एक बार। अरिहंत की एक छोटी सी बुक आती है, ठीक है, 100-150 पेज होंगे, छोटी छोटी सी होती है, वो कर लो। या फिर लूसेंट की भी आती है कैसी, सेम दोनों की है। अगर ऐसे नहीं करना चाहो बुक से, तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। RB चैनल है ना यूट्यूब पे, रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन सर का, शुभम सर का है। ठीक है, तो वहाँ से कर सकते हो। उन्होंने वहाँ पे मैडम ने वीडियो डाली हुई है, 8-10 वीडियो की समथिंग होगी, पूरा करवा रखा है कंप्यूटर। ठीक है, और कहीं मत जाओ, आप वहाँ से कर लो, वो भी बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गई कंप्यूटर की बात। और इग्नोर नहीं करना है, कंप्यूटर को पढ़ना है भाई। उसके बाद आती है टाइपिंग की बात। तो टाइपिंग में देखो, अगर आपकी स्पीड 27 से कम है, तो आपको क्या है कि डेली कम से कम 1.5 से 2.5 आवर टाइपिंग करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, कम से कम 2 आवर तो करनी पड़ेगी, 1.5 से 2 आवर करनी पड़ेगी। और उसको कैसे करना है, अब कई लोग क्या है कि अटक रही है टाइपिंग, कह रहे हैं भाई 25 पे ही है। मेरे ग्रुप में भी मैसेज आ रहे हैं, भैया हमारी टाइपिंग इतने पे अटक गई, 25 पे 27 पे ही, आगे बढ़ ही नहीं रही। तो आपको क्या है कि अब एक साथ में करो टाइपिंग को, आप 2 टाइम में बांट के करो। एक बार सुबह कर लो 1 आवर के लिए, और एक बार सेकंड टाइम में करो, इवनिंग टाइम में कर लो 45 मिनट के। ठीक है, अलग अलग 2 सेट्स में करो। ठीक है, और अपने क्या है कि 15-15 मिनट के सेट्स लगा के करो, जो टाइपिंग कर रहे हो ना प्रैक्टिस, उसका 15-15 मिनट के लगा करो, जैसे SSC में आएगा सीधा, और उसी पैटर्न पे करो। ठीक है, मैं आपको सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, सोनी टाइपिंग ट्यूटर, ये बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, और टाइपिंग बाबा भी है ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन करना चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, जैसा भी आपको, या फिर आप जहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे कैसे भी कर सकते हो। और जिनकी 27 से प्लस हो रही है, वो डेली 1-1 घंटा टाइपिंग करते रहे, उनकी 35 के समथिंग होगी, 35 से 40 इतनी होनी चाहिए, 35 से 40 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सेफ हो मतलब टाइपिंग में। ओके, तो ये हो गई टाइपिंग की बात। तो बस भाई इतना सही था आज की वीडियो में। और यहाँ एक मॉक टेस्ट का और था, सॉरी। तो मॉक टेस्ट में देखो, आपको मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है मॉक टेस्ट में।
तो मॉक टेस्ट आपको क्या है कि 6 से 7 मॉक टेस्ट लगाने 30 तारीख तक। कितने लगाने? 6 से 7 मॉक टेस्ट लगाने 30 तारीख तक, मतलब अभी 8-9 दिन है, तो आप 6 से 7 मॉक टेस्ट दे सकते हो अपने अनुसार, 6-7 जो भी है, लेकिन और उनका पूरा प्रॉपरली एनालाइज करना है, ठीक है। और अगर जैसे टाइम बच जाता है किसी के पास, तो वो प्रीवियस ईयर भी जैसे टेक्स्ट बुक ने दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट, तो उनको एक बार अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। वो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से अपने को सही पता चल पाता है कि अपने क्या तैयारी है क्या नहीं है, ठीक है। तो बस मॉक टेस्ट देना, और मॉक टेस्ट के स्कोर को लेकर यार थोड़ा पैनिक मत होया करो, ठीक है। मैं मॉक टेस्ट के ये थोड़ी ना मतलब है कि आपकी स्कोर की वजह से ही थोड़ा ऐसे डिप्रेशन से हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होना है, ठीक है। बस वो इसलिए देते हैं अपन की अपनी गलतियों का पता चल पाए, कि अपन एक तो गलतियों का पता चल पाए, और एक कहाँ स्टैंड कर पा रहे कि अपनी कितनी तैयारी है, ठीक है। अगर जैसे मॉक टेस्ट दिया तो अपना स्कोर कम आया, तो कम आया, इसका मतलब ये है कि अपनी तैयारी कम है, या अपन गलती कर रहे हैं, तो अपने को उसको इम्प्रूव करना है, इसलिए अपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। उससे पता चल रहा है अपने को। इस मॉक टेस्ट का बस यही पर्पज होना चाहिए, ये नहीं कि भाई मॉक टेस्ट से आप अपने एग्जाम को जज कर रहे हो कि यार मेरा तो इतने आ रहे हैं एग्जाम में, पता नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, एग्जाम ऐसे ही आएगा। तो एग्जाम का कोई पता नहीं है, कैसा भी आ सकता है, आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। अब भी बता रहा हूँ भाई कि हर तरीके से प्रिपेयर रहना, कैसा भी एग्जाम आ सकता है, हर तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है। ये नहीं है कि किसी क्वेश्चन को ये हार्ड और इजी समझ के छोड़ दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगेन थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, और अगर अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना, शेयर करो तो अगर आपके साथ कोई तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और अच्छे से तैयारी करते रहे, टाइम वेस्ट ना करें किसी भी ज़्यादा कोई ऐसे ही फालतू वीडियो वगैरह देख के आप थोड़ी देर 10 दिन के लिए सोशल मीडिया को साइड में रख दे बस, ठीक है। और अच्छे से लग जाएं बस, ये लास्ट 10 दिन हो रहे हैं, फिर उसके बाद मज़े करना आराम से। ओके, थैंक यू।